इफ़ को हमने डिटेल में पढ़ा है, मुझे ये बताना है आप लोगों को कि मैं ये चाहती हूँ इफ़ की हेल्प से आप ये कर दो कि जो बच्चा यहाँ पर रिजेक्टेड है उसको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए और सिलेक्टेड ब्लैंक हो जाए। तो क्या करना है, फॉर्मूला क्या होगा बताइए। वो तो अंत में है, शुरुआत बताओ। शुरुआत क्या करेंगे फंक्शन की है, इफ, ये इफ। आगे लॉजिकल टेस्ट क्या बनाएंगे, इतना हार्ड है क्या? व्हाट रिजेक्टेड, आपको इस बार ये सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू क्या होगा, सेम टू सेम लिखना, रिजेक्टेड, सॉरी रिजेक्टेड, इसको डाल देंगे हम डबल कोट्स में, ठीक है। अगर T2 क्या है, रिजेक्टेड है, ये आपका क्या हो गया लॉजिकल टेस्ट। तो क्या करना है आपको, तो आप इसके अंदर क्या करना चाह रहे हैं +5, वरना आप क्या करना चाह रहे हैं ब्लैंक, ये बनाया। जहाँ रिजेक्टेड है वहाँ वैल्यू आ जाएगी, जहाँ सिलेक्टेड है वहाँ वैल्यू आएगी नहीं। समझ में आया? ठीक है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो मतलब, तो आ कैसे नहीं रहा तुमको? सिंपल सी चीज़ तो पूछी थी मैंने, हैं? किसी का भी लॉजिक सेट किया जा सकता है, चाहे टेक्स्ट ही क्यों ना हो, बस टेक्स्ट को किस में लिखोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। तो ये तो था आपका टिल नाउ इफ एंड और एंड द मर्जिंग ऑफ इफ एंड और एंड, इफ और इफ एंड, ये सारा चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर सीख लिया। अभी हम अगली चीज़ सीख रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ देखो, एक मिनट, हाँ, अब यहाँ देखो, अपन आगे चलते हैं और खिसकाए थे थोड़ा सा, मैक्सिमम मिनिमम की ज़रूरत नहीं है अपन को, और यहाँ पर इसकी भी ज़रूरत है, ताकि मार्क्स हमको अच्छे से यहाँ पर दिखते रहे। अगला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं इफ़ का ही है, लास्ट इफ़ का अभी मैं और सिखा रही हूँ, लास्ट पैटर्न है, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। क्या बोलेंगे? नेस्टेड इज अ टर्म विच स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि जब बहुत सारी चीज़ें आपस में, एक जैसी चीज़ें क्या हो, आपस में जुड़ी हो। नेस्टेड का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। जैसे मर्जिंग अलग चीज़ है, मर्ज में तो आप क्या कर रहे थे ना कि एक के अंदर एक फॉर्मूला लगा रहे थे। नेस्टेड मर्जिंग नहीं होती। नेस्टेड में क्या होता है, अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे, सेम होंगे और आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, एक दूसरे से क्या होते जाएंगे, कनेक्ट होते जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड। उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड। मतलब एक सेम फंक्शन को आपस में कनेक्ट करते जाना मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। इफ़ के साथ इफ़ ही जुड़ेगा, इफ़ के साथ कुछ और नहीं जोड़ेंगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, नेस्टेड। समझ में आया? फिर भी अगर ऐसा नहीं हो, इफ़ के साथ कुछ और भी हो, तो भी यहाँ पर मर्जिंग नहीं हो रही, हम इफ़ के अंदर इफ़ नहीं जोड़ेंगे, इफ़ के साथ इफ़ को जोड़ेंगे, दोनों में अंतर है। अभी आप क्या कर रहे थे, इफ़ के अंदर क्या कर रहे थे, एंड के अंदर क्या कर रहे थे, और, वो एक अलग चीज़ होगी। आप फंक्शन के अंदर फंक्शन ले रहे थे। अभी मैं क्या बोल रही हूँ ना, इफ़ के साथ इफ़, ठीक है। होगा तो वैसे ही, जगह तो हम वही करेंगे, इफ़ के लेवल पे ही हम लोग आगे चलेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको इफ़ के साथ इफ़ कैसे जुड़ेगा, देखते जाएं।
बात तो वही होती है, मतलब इफ और इफ आपस में नहीं जुड़ के इफ के एक प्लेस पे ही हम क्या चला देंगे, इफ को चलाएंगे, ठीक है। बट दूसरा फंक्शन हम नहीं उठाने वाले, जैसे हमने इफ और एंड उठाया या इफ एंड और उठाया, ऐसे नहीं करके इफ के साथ हम किसको रख रहे हैं वापस, इफ को। तो जब सेम फंक्शन को आपस में जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, नेस्टेड। वो क्या कहलाता है, नेस्टेड। ध्यान रखना सिर्फ नेस्टेड इफ में नहीं होता है, किसी भी फंक्शन में नेस्टेड हो सकता है, बट उसका मतलब यही होगा कि सेम फंक्शन के साथ सेम फंक्शन को क्या कर देना, जोड़ देना, दैट इज नॉन एज नेस्टेड। ये वर्ड याद रखना, नेस्टेड। कहीं पे भी नेस्टेड लगाओ तो दिमाग ये लगा देना है कि नेस्टेड मतलब है मुझे इसके साथ इसी को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाएगा, अभी क्या हो रहा है, देखो आपने अभी तक जो चीज़ें करी ना उसका रीज़न पे अपन वापस आता है। हमने सबसे पहले इफ़ लगाया, तो इफ़ लगाने के पीछे रीज़न क्या था कि हम एक लॉजिक दे पा रहे थे और उस लॉजिक के सेटिस्फाई होने पर क्या रिस्पॉन्स देना है और नहीं होने पर क्या रिस्पॉन्स देना है, ये हमने कर दिया, ठीक है। उससे हमने पास फेल किया, आपने ग्रेड भी दी थी शायद कहीं पे, ए बी ग्रेड, ए और डी ग्रेड भी दे दी हमने, ठीक है, हाइड कर रखा है मैंने उन चीज़ों को। तो इस तरह से हमने इफ़ के साथ किया। फिर हमें प्रॉब्लम नज़र आई कि यार एक ही लॉजिक ले पा रहे हैं, तो मल्टीपल लॉजिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने और एंड को ऐड कर दिया, ठीक है। और एंड से हमने क्या कर दिया, फिर और एंड को इफ़ के अंदर डाल के क्या कर दिया, लॉजिक्स मल्टीपल कर दिया, लेकिन रिप्लाई कितना आ रहा था, अगेन 2 ही थे, ट्रू होने पर एक रिप्लाई, फॉल्स होने पर एक रिप्लाई। अब तीसरी कंडीशन बनती है कि जब हमें क्या करना है, लॉजिक्स मल्टीपल चलाने हैं लेकिन रिस्पॉन्स भी मल्टीपल देना है, समझे आप, मतलब मल्टीपल रिस्पॉन्सेस चाहिए आपको, अलग अलग जो है लॉजिक के साथ अलग अलग रिस्पॉन्स आपको रिक्वायर्ड है। तो आपको एक ही तरीका है, आप इफ़ के साथ क्या जोड़ो, इफ़ को, क्योंकि और कोई भी ये काम नहीं करता, अलग अलग रिस्पॉन्स कोई नहीं दे सकता। लॉजिक्स अलग अलग दे सकते हैं और एंड, लेकिन रिस्पॉन्स दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। रिस्पॉन्स सिर्फ कौन देता है, इफ़। तो इफ़ के साथ इफ़ को जोड़ने का एक ही कारण हो सकता है, जब आपको क्या चाहिए, रिस्पॉन्सेज भी क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए, अलग अलग रिप्लाईज चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम देंगे हम, अभी आपने जो ग्रेड दी थी आप सिर्फ 2 ग्रेड दे पा रहे थे, वो भी कैसे दे पा रहे थे ना, ट्रू और फॉल्स, जो कि कोई मायने नहीं रखती है, ऐसे तो ना होता है क्या, कैसे होता है ना, एक रेंज चलती है, आपको पता होगा ग्रेडिंग सिस्टम क्या बोलता है, एक रेंज में चलता है कि भाई इससे नीचे है तो फेल है, इससे ऊपर है तो ये ग्रेड आएगी, इससे ऊपर है तो ये ग्रेड आएगी, तो एक रेंज लेके चलाते हैं हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम को, ठीक है। तो जब ऐसे रेंज ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम हमको देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड इफ उठाना पड़ेगा, नेस्टेड इफ ही ये काम कर पाएगा। अभी चलिए मैं आपको समझाऊंगी नेस्टेड इफ काम कैसे करता है, आपको समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको उसको थोड़ा सा और हार्ड बनाने की भी काम देने वाली हूँ, जो आप खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या देने वाले, ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर हम एक काम करते थे, सबसे पहले तो फेल करेंगे बच्चों। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, नेस्टेड इफ जो होता है ना वो हमेशा लेस देन पे काम करता है, ग्रेटर देन पे काम नहीं करेगा। मतलब आप बड़ा, जैसे मैं अगर बोलूं कि सबसे पहले मैंने क्या दे दिया, समझना बहुत इजी सा लॉजिक है, अगर सबसे पहले ही मैंने क्या बोल दिया कि ग्रेटर देन मैंने क्या कर दिया, ग्रेटर देन 80, मैं बोल रही हूँ कि क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अगर मैंने स्टार्टिंग यहाँ से कर दी, ग्रेटर देन 80 पर क्या कर दी, ए कर दिया, फिर आप दूसरा कैसे दोगे, अगला क्या जाओगे, अगर आप अगला देते हो क्या, ग्रेटर देन 60, फिर उसके बाद देते हो ग्रेटर देन 50, तो ये इस तरह से काम के लिए ये इस चीज़ को समझता नहीं है, ग्रेटर देन पे काम को आपका ये लॉजिक बैठा ही नहीं पाएगा, ग्रेटर देन पे ये काम नहीं करेगा, इसको काम कैसे करवाना पड़ेगा, लेस देन पे, ये नीचे से स्टार्ट करेगा, समझ में आया। मतलब आपको कैसे करना पड़ेगा ना, सबसे पहले फेल कौन सा बच्चा है, तो मैं बोलूँगी कि भाई अगर एवरेज 30 से नीचे है तो वो क्या होगा, फेल होगा। उसके बाद मुझे कैसे देना पड़ेगा ना, वापस से एक लेवल कि भाई 30 से 40 के बीच में क्या होगा, 30 से नीचे फेल है, 30 से 40 के बीच में क्या लेना चाह रहे हो आप, मान लो डी लेना चाह रहे हो तो डी दोगे, फिर आप लेना पड़ेगा 40 to 50 के बीच में क्या चाहना, तो ऐसे आपको लेस देन पे काम करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ऐसे चलाना पड़ेगा, समझ में आया। ये इसका कंस्ट्रेंट है, ये ग्रेटर देन पे काम नहीं करता है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हैं, वो सारा का सारा रिजल्ट आपको क्या दे देगा, गलत दे देगा। ग्रेटर देन पे करोगे कैसे, आप ग्रेटर देन 30 कर दोगे मान लो, वो तो ग्रेटर देन 30 चल रहा है ना, उसके नीचे आओगे कैसे, समझ में आया। तो ये इफ क्या नहीं करता है, ग्रेटर देन पे काम नहीं करता है। नेस्टेड इफ किस पे काम करता है, लेस देन पे। आपको क्या करना पड़ेगा, लेस देन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई क्या, चलिए करते हैं, एवरेज कोई उठा ले, देखना इक्वल्स टू
क्या ले लेना है, इफ। यहाँ समझना, अभी लिखना मत, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर समझ जाओगे तो। जो लॉजिक में समझा रही हूँ सिर्फ आपके दिमाग में बैठना चाहिए। यहाँ पर आ गया सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में पहला लॉजिकल टेस्ट हम क्या देना चाह रहे हैं, लेस देन 30 उठा ले। 30 से नीचे कोई है क्या? 45 50 कर लेते हैं। लेस देन 50 को क्या कर देते हैं हम लोग, फेल, क्योंकि कोई तो फेल होना चाहिए, पता कैसे चलेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या उठाएंगे, दिस वन H2। H2 क्या होना चाहिए, लेस देन 50। ये पहला लॉजिक। H2 अगर क्या है, लेस देन 50 है, इक्वल्स टू मत लेना, लेस देन लेना। तो क्या होना चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू क्या होना चाहिए, मान लो उसको ग्रेड अपन क्या कर रहे हैं, फेल दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, फेल। तो क्या दे देना, फेल दे देना। डन। अब वैल्यू इफ फॉल्स, अगर 50 से नीचे नहीं आता है तो क्या करना है, नहीं करना है पास, तो अगला इफ स्टार्ट कर देना है। तो अगली स्टेप पे चला जा। समझे आप मेरी बात को? अगर वो 50 से नीचे है तो यहीं पे ख़त्म कर दे, 50 से नीचे है तो उसको फेल कर दे। लेकिन अगर 50 से नीचे की वैल्यू नहीं है तो फॉल्स में हम क्या डाल देंगे, अगला इफ डाल देंगे कि तू अगला इफ चेक कर। अब समझ गए, सिंपल सी चीज़ है। तो हमको इस बार इफ कहाँ डालना है, फॉल्स में, ताकि वो फॉल्स अगर ये कंडीशन कंप्लीट नहीं करे तो वो अगली कंडीशन को पढ़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर हम अगली कंडीशन क्या डालेंगे, अगेन इफ। क्या करेंगे, अगेन इफ स्टार्ट कर देंगे। ये वापस इफ चालू हो गया आपका, हो गया। अगला लॉजिक टेस्ट, अगला लॉजिक टेस्ट हम बनाते हैं किसके ऊपर, देखो हाईएस्ट अपना क्या जा रहा है, हाईएस्ट तो अपन बना देंगे, कोई बात नहीं, 90 अबव पे जाएंगे अपन, ठीक है। तो अभी सेकंड स्टेज अपन बना देते हैं 70 की, और थर्ड अपन 90 में डाल देंगे, ठीक है। तो सेकंड पे, या फिर हाँ ठीक है 60 कर देते, चलो ये 4-5 स्टेज ले लेते हैं, 60 कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये क्या हो रहा है, लेस देन क्या हो रहा है, 60, समझ में आया? वो लेस देन 50 को चेक करेगा, यहाँ पर वो किसको चेक करेगा, लेस देन 60। अगर वो लेस देन 60 है तो क्या करेंगे अपन, कोमा, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, डी लें, नहीं सी ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, सी। अब मैं क्या लगाऊंगी यहाँ, कोमा। अब वापस फॉल्स पे क्या ले लूंगी, इफ। यहाँ मैंने ले लिया इफ और टैब दबा दिया। अब मैं ले रही हूँ H2 और ये मैं ले लूंगी लेस देन, एटी कर देते हैं, और इसको हम दे देते हैं क्या, बी। डन, कोमा। अब अगर ये भी गलत हुआ तो ए दे देना, फिर तो क्या जाएगा, 90 तक जाएगा ना, उसको अपन क्या मान लेते हैं, फिर बाद में दे देना ए। तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली क्या लिख देना है, ए लिख देना है। फॉल्स, फॉल्स मतलब यही हो गया ना, सारी चीजें फुलफिल नहीं हो रही है तो लास्ट में जो बचा उसको क्या देना, ए। अपन तो वैसे भी लेस देन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। 80 से कम को मैंने क्या कर दिया, 80 से कम, या तो आप 80-90 ले लो, ऐसे कर लो, तो 90 से कम तक भी क्या जाएगा, बी जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या करो, एक और स्टेज उठाओ यहाँ पर, चलो एक और स्टेज उठा लेते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, एक और स्टेज, एक और इफ बनाते हैं। यहाँ इफ ले लिया, वापस से इसको मैंने क्या करा, ले लिया, और यहाँ पर ले लिया लेस देन 90, ठीक है, 90 लिया, और इसको कोमा लगा के यहाँ पर ले लिया ए, ये ले लिया। अब मैं फॉल्स में क्या डाल देती हूँ, ए प्लस, बट 100 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं, है ना, 100 से ऊपर तो जाएगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पर ऐसे कर सकती हूँ कि 85 कर सकती हूँ, और तो क्या कर सकते हैं, 85, और इसके अपन क्या कर देते हैं, ए
प्लस डन, क्योंकि 100 से ऊपर क्या होगा, हमारा तो मार्क्स ही 100 है ना, तो उससे ऊपर तो जाएगा नहीं। तो अभी ये हो जाएगा कि 750 से नीचे है, या फिर इसको चलने देते हैं 60, 70, 80, वैसे ही कर दूँ वापस, 60 कर देते हैं इधर, 70 कर देते हैं इधर, और इधर कर देते हैं 80, तो सही रह जाएगा। 80 से नीचे ए और उससे ऊपर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करने का देखना आप, ब्रैकेट क्लोज करते रहो। मैंने क्या बताया था आपको, ब्रैकेट कब तक क्लोज करना है, अभी देखो ग्रीन ब्रैकेट आया, ठीक है, क्योंकि आपने क्लोज कहीं पे भी नहीं किया, सब जगह ओपन किया है। कल वाले में तो हम क्या क्लोज करते जा रहे थे। तो पहले कौन सा आया, ग्रीन, उसके बाद कौन सा आया, पर्पल, उसके बाद कौन सा आया, रेड, अब आ गया ब्लैक, खत्म। तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट्स को, कितने ब्रैकेट क्लोज करने, आप क्लोज करते जाओ जब तक कि ब्लैक नहीं आ जाता। सिंपल सा हिंट दे रही हूँ मैं आपको, कितना, अब जैसे ये इफ है, अब कितना ही बड़ा बना दो आप, आपको गिनना नहीं है कितने ब्रैकेट खुले हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करते जाना है जब तक कि कौन सा कलर नहीं आ जाए, ब्लैक। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, पहला कलर कौन सा होता है, ब्लैक होता है। जैसे ही ब्लैक कलर आ जाए समझ जाओ ये आखिरी ब्रैकेट है। तो अभी अपन ने कितने ब्रैकेट क्लोज किए, 1 2 3 4, कुछ मिस्टेक हुई है, वेट, अच्छा ए प्लस के अंदर अपन ने क्या नहीं लगाया, ठीक है। अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, ये हो गया आपका ग्रेडिंग। अब इसको चेक करते हैं कि ये सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या बोला है कि 50 से नीचे फेल है, तो देखो ये 50 से नीचे है और ये भी क्या है 50 से नीचे है, दोनों फेल हो गए, बराबर जगह। अभी अपन ने बोला है ना कि 60 से नीचे, मतलब 50 से 60 के बीच, 60 से नीचे का मतलब क्या हो गया, 50 से 60 के बीच। तो 50 से 60 के बीच वालों को कितना देना है उसको, बी। तो यहाँ देखिए आप, ये सी किसको आया, ये रहा 50 से 60 के बीच में, बराबर, और एक इसको मिल रहा है, ये भी सही है ना। फिर अपन ने बोला है कि 60 से 70 के बीच में कितना होना चाहिए, बी। तो देखो ये सारे 60 से 70 के बीच में आ रहे हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये भी हो गया, ये भी क्या हो रहा है, 60 से 70 के बीच में आ रहा है ना। ए प्लस किसी को नहीं मिला, बोलो। ये दोनों जो हैं ये 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं, देखो है ना, 76.8 और 74, तो इसको क्या मिल गया, ए। अभी कोई भी जो है ना 90 वाली लाइन में है ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए ए प्लस किसी को मिला नहीं है। अगर आप किसी को 90 वाली लाइन में ला देते हो तो ये ए प्लस आ जाएगा। अब ये चीज़ सही है ना, ग्रेडिंग को हमने क्या दे दिया, मल्टी लेवल कर दिया। तो अब आपकी प्रॉपर ग्रेडिंग आ रही है, बस स्केलिंग सेट होनी चाहिए कि किससे कम पे क्या। लेकिन पहली चीज़ स्केलिंग सेट होनी चाहिए, दूसरी चीज़ क्या सेट होना चाहिए आपका, ये ध्यान रखना, ये लेस देन पे ही काम करेगा, नहीं ग्रेटर देन पे काम नहीं करेगा। ये उल्टा नहीं पड़ता, ये सीधा नीचे मिनिमम से रीड करता है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो फंक्शंस हम बनाते हैं ना, ये फंक्शंस एक तरह की कोडिंग ही होती है, एक्सेल भी कोडिंग पे काम करता है, ठीक है, एक तरह की कोडिंग ही होती है। कोडिंग को रन करने का तरीका होता है हर फंक्शन का। तो यहाँ पर जो इफ जो रीड कर रहा है, तो रीड कैसे कर रहा है ना, लेवल पे। अभी जैसे उसने चेक किया, पहला लेवल क्या चेक करा उसने कि क्या ये नंबर 50 से कम है क्या। जैसे ही वो 50 से कम नहीं है तो वो आगे बढ़ा अगले इफ पे। फिर उसने चेक करा क्या ये 60 से कम है, नहीं, तो वो फिर आगे बढ़ा, क्योंकि हर फॉल्स पे हमने क्या कर रखी है, नया इफ डाल दिया है कि नहीं। और एंड में जब वो आया तो हमने क्या करा, फिर वापस इफ डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप और इफ डालोगे, यहाँ ए प्लस की जगह अगर आपने इफ और डाला होता तो आगे करोगे क्या। तो आखिरी जो रिस्पॉन्स होगा वो फॉल्स में डालना है आपको, क्योंकि वहाँ इफ की जरूरत है ही नहीं। वो एक आखिरी रिस्पॉन्स है कि भाई वो क्या है, 90 से ऊपर होगा तो क्या मिलना चाहिए, ए प्लस, दैट्स इट। उसमें ट्रू फॉल्स का कोई मामला ही नहीं बनता। इज इट क्लियर, ये फंक्शन समझ में आ गया सबको। किसको नहीं आया देख लीजिए आप इस फंक्शन को, नहीं आया लिख लो, कोई बात नहीं, हिंट मिल जाएगी आपको। देख इतना बड़ा आ रहा है लेकिन हार्ड नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
हो गया, लिख लिया? लिखने का मतलब ये नहीं है कि तुम टिप्पणी करिए, खुद से ही बनाना, बट कड़े अटक जाओ तो हेल्प ले सकते हो, ठीक है? वैसे ही तुम्हारी क्या काम का। अभी बात आती है कि एम्प्लॉय शीट में आप इसको कैसे यूज़ करोगे। तो एम्प्लॉय शीट में आप एक काम करना, आप ग्रेडिंग्स मत देना, आप डिफरेंट इंक्रीमेंट्स देना, नहीं समझे? अलग अलग लेवल के इंक्रीमेंट चढ़ाना, नहीं समझे? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मतलब ये कि आप ऐसे करना कि भाई जिसकी सैलरी क्या है 5,000 से कम है उसको 1,000 का इंक्रीमेंट। तो कैसे दे दोगे? सैलरी प्लस 1,000, सिखाया ना मैंने। फिर दूसरा लेवल क्या रखोगे? अगर वो 1,000 से कम नहीं है तो किस में आ जाएगा? दूसरा लेवल डाल देना, उसको इतना इंक्रीमेंट। तो मल्टी लेवल इंक्रीमेंट्स देना। इंक्रीमेंट्स मल्टी लेवल ही होता है, सिंगल इंक्रीमेंट लगता भी नहीं है। अलग अलग लेवल ऑफ बेसिक सैलरी पे क्या मिलता है? अलग अलग लेवल इंक्रीमेंट मिलता है। इज इट क्लियर? और एक चीज़ और कर सकते हो अगर करना चाहो तो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, चलो आपको एक प्रैक्टिस का लेवल और देते हैं। एक तो ये लेवल दे दिया, आप ग्रेडिंग्स नहीं दोगे। ग्रेडिंग अगर देनी है प्रैक्टिस के लिए आप अलग से कर सकते हो, अगर आपके पास स्टूडेंट शीट पड़ी है आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो एक बार की। बट एम्प्लॉय शीट के ऊपर आपको क्या देना है? मल्टी लेवल इंक्रीमेंट्स देना है। इंक्रीमेंट्स की एक शीट बना देना ना, पहले आपको हेल्प ले लेगी यहाँ पर कि भाई 50,000 से कम को कितना है, ऐसे पूरी रेंज बना देना, फिर वो उसके अंदर डाल देना, ठीक है? अभी फिर दूसरा काम आप और क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनना। आप ये जो नेस्टेड इफ यूज़ कर रहे हो ना, इस नेस्टेड इफ के अंदर भी और एंड डाल सकते हो। डाल सकते हो ना, क्या फर्क है? जहाँ लॉजिकल टेस्ट डाल रहे हो वहाँ पर आप क्या डाल सकते हो? और एंड डाल सकते हो, है कि नहीं? तो मतलब अगर आप इंक्रीमेंट दे रहे हो, हालांकि वो बहुत ही भयंकर दिखने वाला फॉर्मूला होगा, पर आप खुश तो हो जाओगे कि कर लिया आपने, तो समझ जाना आपको आ गया, ठीक है? करना क्या है? इट्स नॉट हार्ड, सो हार्ड। अपन ने जो इंक्रीमेंट के लिए बेसिस रखे हैं उसमें अगर आपने और एंड दोनों को शामिल करा है, या फिर सिर्फ और को करा या सिर्फ एंड को करा, कुछ कंडीशन कंपलसरी डाल दी है, 3 कंडीशन मान लो आपने कंपलसरी डाल दी तीनों की, तो आपको अभी भी क्या करना है? हर लॉजिकल टेस्ट के अंदर उस कंडीशंस को एंड के साथ क्या कर देनी है? अप्लाई कर देनी। तो वो 3 कंडीशन पे काम करेगा, साथ में मल्टीपल रिप्लाईज देगा। तो ये हो जाएगा आपका नेस्टेड इफ विद और एंड, ठीक है? तरीका वही रहेगा। ये जो फॉर्मूला है ना आपका, इस फॉर्मूला में ये जो H2 लिखा है मैंने यहाँ पे, H2 लेस देन 50 लिखा है, ये तो एक कंडीशन हो गई। अगर मैं यहाँ पर क्या डाल दूँ? एंड लगा दूंगी, तो यहाँ पर मैं मल्टीपल कंडीशन डाल सकती हूँ ना। फर्क कहाँ पड़ रहा है? पड़ रहा है क्या? बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है कि नहीं? अब वो चाहे मैं और की डालूँ, चाहे एंड की डालूँ, या चाहे और एंड दोनों को क्या कर दूँ? मर्ज कर दूँ, लग जाएगा। एक जगह ट्राई करके देखना, हो जाए तो आप मल्टीपल लेवल्स पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना तो एक्सपर्ट ही बनोगे, लॉस कुछ नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे, जितना भी इफ में सीखा टिल नेस्टेड इफ विद और एंड, एक पूरा एक कंबाइंड फंक्शन बन जाएगा आपका, सारी चीज़ें आ जाएगी उसके अंदर। इज इट क्लियर? तो करके देखना, कोशिश करना। नहीं होने जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि सीख चुके हो आप। इफ़ के साथ और एंड लगाना सीख गए, इफ़ के साथ एंड लगाना सीख गए, तो वो इफ़ ही तो लगा रहे हो यहाँ पर, कर कौन सा नवे रहे हो? पूरा का पूरा इफ फंक्शन ही तो है। सिर्फ फॉल्स में आप क्या ले रहे हो? वापस इफ ले रहे हो। तो फॉल्स से तो वैसे भी आपका और एंड का कोई लेना देना नहीं होता है, वहाँ तो रिप्लाई ही आता है। इज इट डन? ठीक है, तो यू कुड डू दिस, ठीक है? बट ये वही कर सकेंगे जिन्होंने अभी तक का प्रैक्टिकल ईमानदारी से किया है। जो बच्चे मदद लेकर या फिर दूसरों से करवा रहे हैं, वो सपने में भी ये काम नहीं कर पाएंगे। रियलिटी की तो बात ही दूर है, ठीक है? सिर्फ वही कर पाएंगे जो खुद से अपना काम कर रहा है। अब मेरा काम था आपको सजेस्ट करना, करोगे तो अच्छी बात है। करने के बाद अगर कहीं अटकते हो तो मुझसे पूछ सकते हो कि मेरी क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? बट वो भी 3 टाइम्स आप करना, 4th टाइम मुझसे पूछना, है ना? तो ये चीज़ थी आपकी क्या? नेस्टेड इफ। यहाँ पर आपका इफ खत्म। इफ खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि इफ खत्म हो गया अब पढ़ेंगे नहीं। इफ तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है? इफ आपका पीछा नहीं, इसलिए मैंने बोला था ये जब मैं इफ सिखा रही हूँ ना, जो बच्चे भी इफ में छुट्टी मार गए ना, उसको पूरे एक्सेल में कंफ्यूजन रहने वाला है, क्योंकि इफ इज द बेस ऑफ एनी कोडिंग लैंग्वेज एंड
एक्सेल इटसेल्फ, ठीक है। बिना लॉजिक के आप इसको दिमाग कैसे दोगे, आप इसको समझा रहे हो, इसका दिमाग लगा रहे हो। अब आप यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, एक नई चीज़ सीखते हैं। अब आपको मैं सिखा देती हूँ क्या, मर्जिंग। लेकिन चलिए मर्जिंग पे मैं आज ख़त्म करूँगी टॉपिक को, बट फ्रॉम मंडे इटसेल्फ, टुमारो आई विल नॉट टेक एनी क्लास। सर ले रहे हैं क्या क्लास कल? सर की क्लास है क्या? सारी क्लासेस हैं? कौन सी? GST क्लास है, ठीक है। जो भी हो मैसेज आ जाएगा सर का, कौन सी क्लास है क्या है, ठीक है। मेरी क्लास नहीं होगी कल, मंडे को पढ़ेंगे अपन। मंडे को मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाऊंगी, मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखाऊंगी। फॉर्मेटिंग तो आपको आती है, लेकिन कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग करेंगे हम। मतलब जैसा अभी आप कंडीशंस लगा रहे हो ना, वैसी ही कंडीशंस उसमें भी लगाएंगे हम, और उन कंडीशंस के साथ आप क्या देंगे, कलर्स देंगे या सारी चीज़ें करेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मंडे को हम सीखेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो आज अपन क्या सीख रहे हैं, आपको कुछ बेसिक्स सिखा देती हूँ मैं। देखिए जैसे मान लो यहाँ पर अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पर कंट्रोल प्लस किया मैंने, कंट्रोल प्लस कर दिया मैंने, दो मैंने यहाँ पर क्या कर दी, रो इंसर्ट करवा दी, ठीक है। 2 रो मैंने यहाँ पर इंसर्ट करवा दी। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, आपको मर्जिंग सिखाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मर्ज। मर्ज क्या होता है, जैसे आप एक्सेल में काम करते हो, एक्सेल में जब आप काम करते हैं ना तो आपको मान लो हेडिंग डालनी होती है तो प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर हेडिंग डालनी है किसी भी चीज़ की, मान लो मुझे यहाँ पर स्टूडेंट शीट लिखना है, अब मुझे यहाँ स्टूडेंट शीट लिखना है, तो ये एक सेल के अंदर अभी इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन मैं अगर इसको कलर वलर करती हूँ तो देखो ये इस तरह, ये कोई अच्छा लग रहा है क्या? तो हेडिंग देना इतना आसान नहीं होता एक्सेल में, क्योंकि ये सेल वाइज चलता है। कलरिंग भले ही लिखा हुआ भले आपको ऐसे दिख गया, लेकिन जब आप इसको कलर करोगे या कुछ भी, तो वो तो सिर्फ एक सेल के अंदर होता है, वो फॉर्मेटिंग एक सेल के अंदर होती है। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मुझे इन सबको ओपन करना पड़ेगा। जब भी आप इस तरह से सेल्स को खींचते हो ना, तो यहाँ देखो कुछ नहीं करना होता है आपको, यहाँ जब आप रखते हो दैट्स, इनको आप इस तरह से ओपन कर दो, ठीक है। ये ओपन हो जाती है, डबल लाइन दिखती है, हाइड जो की हुई होती है ना वो ओपन हो जाती है। अब आपको इसका पूरे का क्या बनाना है, हेडिंग बनाना है। तो मान लेते मैं यहीं तक बना रही हूँ, उसके आगे नहीं जा रही हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ तक, जहाँ तक आपको हेडिंग चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ जाएंगे किसके अंदर, मर्ज एंड सेंटर के यहाँ एरो पे करेंगे। देखो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, चारों बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या करेगा, मर्ज का मतलब होता है कि सेल्स को एक कर देना। मर्ज का मतलब क्या हो रहा है, सेल्स को क्या कर देना, एक कर देना। और सेंटर का मतलब क्या, एक करने के बाद जो भी लिखोगे वो कब कहाँ आएगा, बीचों बीच आएगा। तो अभी जैसे मैंने इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ गई और मैंने इसको थिक आउटसाइड बॉर्डर दे दी, तो क्या हो जाएगा, एक बॉर्डर आ जाएगी, ये देखो इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी जो भी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट शीट, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट शीट लिखा, तो वो अपने आप कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब अगर मैं इसको कलर भी करती हूँ तो कुछ इस तरह से कलरिंग हो जाएगी, जो हमको चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो ये चीज़ समझे आप। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर मोस्टली आपको एक्सेल में ऐसा नहीं है। अभी देखो आपको और भी बताती हूँ मर्ज एंड सेंटर का, आपने टेबल्स बनी भी देखी होंगी एक्सेल में, और कभी कभी हमें लगता भी है ऐसे कैसे बना लेते हैं। जैसे एक हेडिंग है, उसके अंदर 4 कॉलम आ रहे हैं, वो भी मर्ज एंड सेंटर से होता है। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ देखते हैं, अभी यहाँ पर क्या करना है मुझे, एक मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया इसको, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ मैंने कॉमन हेडिंग डाल दी। जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी, 4 टॉपिक वाली हेडिंग क्या डालूंगी अब मैं, सब्जेक्ट्स डाल दिया। चलो यहाँ मैंने क्या डाल दिया, सब्जेक्ट्स डाल दिया, ठीक है। और इसको मैंने क्या ले लिया, इस तरह से। आपका जो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो होते हैं ना, ये कंप्यूटर टेस्ट होते हैं ना, उसमें टेबल दिए जाते हैं, बना के दिखाओ। एक्सेल का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें टेबल्स बनवाते हैं और उसको टेबल का फॉर्मेट देते हैं, इसी टाइप की टेबल्स दे दी जाती है और बच्चे बना नहीं पाते हैं।
नया। अभी देखो यहाँ पर क्या करा मैंने, इसको सब्जेक्ट कर दिया। अब मुझे 4 हेडिंग और डालनी है। यहाँ लिया और यहाँ गई, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको ऑल बॉर्डर्स कर दी। अब मैं यहाँ 4 क्या डाल सकती हूँ, हेडिंग्स डाल सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया अकाउंट्स, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अपन क्या कर सकते हैं, एक साथ कर देंगे। अकाउंट्स डाल दिया, उसके बाद मैंने इको डाल दिया, उसके बाद मैंने क्या डाल दिया, और क्या सब्जेक्ट होता है अपना, FM बिजनेस, ठीक है। हो गया, एक मेन हेडिंग आ गई, उसके अंडर में क्या आ गई, 4 सब हेडिंग आ गई। तो इस तरह से ये हेडिंग्स बनती है ना। अच्छा, कभी कभी आपने ये चीज़ें करके देखना, ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं एक्सेल की, लेकिन 80% लोगों को नहीं आती है। शायद 80% नहीं, मैं कम बोल रही हूँ। बड़ी बड़ी चीज़ें सीख जाते हैं, ये नहीं आता है। अभी आपने कभी कभी ये भी देखा होगा, रैप टेक्स्ट तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, चलिए सब्जेक्ट से लिख देते हैं। अभी आपने देखा होगा ये कभी कभी जो हेडिंग्स होती है ना, ये वाली हेडिंग मान लेते हैं अपन, जैसे ये मैक्सिमम और मिनिमम लिखा हुआ है। कभी आपने देखा होगा ये इस तरह से स्लैंटिंग डायगोनल वे में लिखी हुई होती है, कभी कभी ये बिल्कुल स्ट्रेट वे में ऐसे लिखी होती है। देखा आपने कभी, वो कैसे होती है, ये चीज़ समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये किससे हुआ था, मर्जिन सेंटर से। अभी रुको, वो हेडिंग का बाद में पढ़ते हैं, अभी मर्जिन सेंटर बाकी है। मर्जिन सेंटर के अंदर ही एक और टॉपिक आ रहा है अपना, मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का मतलब क्या होता है? मर्ज अक्रॉस का मतलब होता है, जैसे अभी आपने जब मर्ज एंड सेंटर किया तो इसने क्या करा, सारी सेल्स को मर्ज कर दिया, ठीक है। अगर मैं कोई 2 लाइन लेती हूँ, जैसे यहाँ देखना, यहाँ 2 लाइन मैंने ली और या 3 लाइन ले ली मैंने, इन तीनों लाइन्स को अगर मैंने क्या कर दिया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया, तो ये पूरा एक बॉक्स बन गया। इसने सारी सेल्स को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। पर मेरा पर्पस ये नहीं था। मेरा पर्पस क्या था कि सिर्फ लाइन वाइज मर्ज हो जाए, ताकि मैं इसके अंदर पूरे में क्या लिख सकूँ, कुछ लिख सकूँ कंटेंट। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर नहीं करना है, आपको करना है मर्ज अक्रॉस। देखो इसने क्या करा, ऐसे नहीं नजर आएगा, इसको अपन क्या कर देते हैं, समझाया मर्ज अक्रॉस क्या करता है। उसने क्या करा, सिर्फ उन लाइंस के अंदर की क्या सेल्स को क्या करा है, मर्ज करा है। जबकि मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, पूरे को एक बॉक्स बना देता है, सारी सेल्स को क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। मर्ज अक्रॉस क्या करता है, इस तरह का काम करता है। इज इट डन? समझ में आई ये बात? इसको हम क्या बोलते हैं, मर्ज अक्रॉस। ये सेकंड था इसका। मर्ज एंड सेंटर नहीं करना है, सिर्फ सेल्स को मर्ज करना है, तो मर्ज सेल्स कर सकते हो आप, ठीक है, जो ज़्यादा यूज में नहीं आता है। अब अनमर्ज क्या होता है? अनमर्ज मतलब अगर आपने मर्ज कर दिया और आपको मर्ज नहीं करना था, तो वापस से आप क्या करिए, अनमर्ज कीजिए, क्योंकि मर्ज एंड सेंटर तकलीफ देता है। कहाँ तकलीफ देता है? जब हमको कुछ एडवांस काम करना होता है आगे जाके, जैसे हम करेंगे कुछ मैक्रोज वगैरह में, जहाँ पर शीट में से एक जगह से उठा के दूसरी जगह कंटेंट ले जाना है, वहाँ मर्ज सेल्स हमेशा तकलीफ देती है, ठीक है। तो ऐसी जगह पर आपको उन सेल्स को वापस क्या करने की जरूरत पड़ती है, अनमर्ज, उनका मर्ज हटाना पड़ता है। तो वो कैसे करना है, उसको सेलेक्ट करो और यहाँ से किस पे क्लिक कर दो, अनमर्ज के ऊपर। तो वो सेल्स जो आपने मर्ज करी है वो वापस से क्या हो जाएंगी, अनमर्ज हो जाएंगी, मतलब वापस से उसमें क्या आ जाएंगे, कॉलम्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? ये था आपका मर्ज एंड सेंटर। आपको इसका प्रैक्टिकल करना है, मतलब करना ही करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नहीं आती है तो आपको एक्सेल ही नहीं आता है। ये चीज़ समझ में आ गई सबको, मर्ज एंड सेंटर के जो सारे टॉपिक से समझ में आए। अब एक चीज़ आपको और बताते हैं, जो मैं हेडिंग के बारे में बता रही थी आपको, कि जो हेडिंग्स होती हैं वो अलग अलग तरह से आपको दिखती हैं, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चलिए मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट से ही बता देती हूँ। फॉर दैट पर्पस आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे 1। क्या प्रेस करेंगे, लिखो, कंट्रोल+1 किसका शॉर्टकट की होता है, फॉर्मेट सेल्स। और 1 कौन सा, ये वाला 1 मत दबाना, ये वाला 1, इससे आएगा नहीं। नंबर की वाला 1 नहीं प्रेस करना है आपको, ये 1 प्रेस करना है आपको, ठीक है। कंट्रोल+1 मतलब जहाँ पर आपका एक्सक्लेमेटरी साइन होता है,
फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स का शॉर्टकट होता है Ctrl+1, बट ये ध्यान रखना है आपको Ctrl+1 जो है वो 1 आपको नंबर की से नहीं दबाना है। कहाँ से दबाना है? जो आपकी रेगुलर कीज़ हैं, ठीक है, वहाँ से आपको 1 दबाना है। वो वाला 1 दबाओगे काम नहीं होगा, ठीक है। Ctrl+1 से क्या खुल गया? फॉर्मेट सेल्स खुल गया। फॉर्मेट सेल के अंदर आपको यहाँ पर एक अलाइनमेंट ऑप्शन नजर आएगा। कौन से ऑप्शन में गई? अलाइनमेंट। देखो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी आ रहे हैं, रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट, मर्ज सेल्स, दिख रहा है। अब यहीं से इन सबको कर सकते हो। अभी मान लो मैं ये सारी चीज़ें नहीं सिखा रही हूँ आपको, मैं अभी अलाइनमेंट सिखा रही हूँ, तो आपको अलाइनमेंट जैसा भी करना है। मैं इन सम के ऊपर क्लिक कर रखा है, तो कैसे ना, यहाँ से देखो डिग्री दिख रही है, आप इसको डिग्री पे सेट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको क्या करा, पकड़ा और मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। और ये करने के बाद अभी इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया, तो ये देखो ये इस तरह से आ गया। अगर डायगोनल करना है तो तिरछा कर देना इसको, तो वहाँ से आप पकड़ के जैसे भी जिस भी शेप में आपको हेडिंग को रखना है उस शेप में आप क्या कर सकते हो, हेडिंग को शो कर सकते हो। ये इस तरह से काम चलता है आपका, ये देखिए। और आपने बहुत बार देखा भी होगा, अब ध्यान से देखना, आप बहुत सारी जगह हो जहाँ पर जगह की कमी होती है ना, जैसे मान लो देखो यहाँ पर देखा जाए तो है तो क्या है, ये नंबर ही है ना, लेकिन सम के कारण मुझे इसको इतना फैलाना पड़ रहा था। अब मैं क्या कर सकती हूँ, तो बहुत सारे कॉलम्स आपको डालने हैं और जगह की कमी है तो वो इस तरह से हेडिंग्स डालता है, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा, अभी ये मैक्सिमम मिनिमम सब पे अपन ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर ये देखो है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारी को सेट कर सकते हैं। और इसको करने के बाद अब मैं क्या कर सकती हूँ, इजीली इसको, कितनी जगह बच गई है ना। और इसको आप डायगोनल वे में भी कर सकते हो, जो भी करना है। वहाँ पर डिग्री दे रखी है आपको, उस डिग्री से सेट कर दो, वो उस अलाइनमेंट में आपके यहाँ पर हेडिंग नजर आ जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आया। यही चीज़ें होती हैं टेबल्स में, जब हम टेबल बनाते हैं एक्सेल के अंदर। एक तो मर्ज सेल्स वाली जो मेन हेडिंग होती है, मतलब हेडिंग के अंदर हेडिंग डालनी है, वो कैसे डालनी होती है वो बच्चों को नहीं आता है। वो किससे की जाती है, मर्ज एंड सेंटर से या फिर मर्ज अक्रॉस से, ठीक है। दूसरी चीज़, इस तरह से ये जो हेडिंग्स होती हैं इनको कैसे, कोई ऑप्शन नहीं है, आप भले ढूंढ लो, आपको कोई ऑप्शन मिल जाए तो मुझे ही बता देना। ना तो कोई शॉर्टकट है ना कोई ऑप्शन है, एक ही तरीका है। क्या करना है आपको, उसको सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट सेल्स में जाना है। फॉर्मेट सेल्स के लिए आपको क्या प्रेस करना है, Ctrl+1 प्रेस करना है, विंडो खुल जाएगी। वहाँ से आपको अलाइनमेंट में जाना है और उसका अलाइनमेंट सेट कर देना है। डन। तो ये सारे प्रैक्टिस आप कीजिए। अपन मिलते हैं मंडे को। मंडे को अपन क्या करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, ठीक। इतना हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? होने में तो एक्सेल में बहुत सारा आ जाता है। VBA कोडिंग होती है, VBA कोडिंग अगर मैं अप्लाई कर दूँ ना इसके अंदर, तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक चलती हैं। बाद में बताएंगे आपको, लास्ट में कुछ चीज़ें बता दूंगी, ठीक है। फिलहाल इसको क्या कर देते हैं, सेव एंड क्रॉस।